हेलो मित्रों, कैन आई क्यू एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज है 13 जुलाई 2026। आज हम चर्चा करेंगे जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जहां से एग्जाम में क्या क्या प्रश्न आने की प्रबल संभावना बनती है, उन सारे मुद्दों पर डिस्कस करेंगे। क्लास के अंत तक बने रहें। पहला जो मुद्दा हमारा है, यहाँ पर हम चर्चा करेंगे आस्था वन संरक्षण योजना को लेकर के। आस्था वन संरक्षण योजना, यहाँ से एग्जाम में किस तरह के प्रश्न आने की संभावना बनती है। यह ऐसा चर्चा वाला मुद्दा है जहाँ से आने वाले एग्जाम में आपको बहुत सारे प्रश्न देखने मिलेंगे। तो आस्था वन संरक्षण योजना की बात करें, यदि हम आस्था वन संरक्षण योजना की बात करें तो ये राजस्थान के अंदर संचालित है। उसका जो उद्देश्य है, धार्मिक आस्था से जुड़े वन क्षेत्रों का संरक्षण एवं विकास करना है। मतलब धार्मिक आस्था से जुड़े जो वन क्षेत्र हैं, उनका संरक्षण और विकास करना है। ओरण और देवन की बात की गई है, तो ओरण या देवन क्या होता है? स्थानीय जो देवी देवता होते हैं, स्थानीय जो देवी देवता हैं, देवी देवता या कोई पवित्र स्थान है, ठीक है। स्थानीय जो देवी देवता एवं पवित्र स्थान के आसपास पेड़ पौधों का संरक्षण करना है। ओरण देवन किसे कहते हैं? यहाँ पर ओरण और देवन की परिभाषा को याद रखें। स्थानीय जो देवी देवता हैं या कोई पवित्र स्थान है, वहाँ के आसपास में जो पेड़ पौधे हैं, उनका संरक्षण करने की योजना है। और यहाँ बात करें तो यहाँ पर कटाई नहीं कर सकते हैं कोई भी, ठीक है। यहाँ पर कटाई नहीं कर सकते हैं और साथ ही शिकार पर प्रतिबंध रहता है। आस्था वन जो योजना है, आस्था वन संरक्षण जो योजना है, तो यहाँ पर कटाई और शिकार का बिल्कुल प्रतिबंध है। साथ ही यहाँ पर किस चीज की छूट दी गई है? यहाँ पर छूट दी गई है, पशुओं को सरा सकते हैं, पशुओं के लिए छूट दी है। साथ ही सूखी जो लकड़ी होती है, सूखी लकड़ी में भी छूट दी गई है, आप सूखी लकड़ी को इकट्ठा कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आगे बात करें हम, इसका जो प्रमुख जो कार्य है, पारंपरिक पवित्र एवं वन क्षेत्रों का संरक्षण करना है। पारंपरिक एवं पवित्र वन जो संरक्षण है, क्षेत्र हैं, उनका संरक्षण करना है। साथ ही पौधारोपण करना है। यहाँ पर पौधारोपण की बात हुई है। स्थानीय प्रजातियों को संवर्धन करना है, मतलब उनका संरक्षण करना है। जैव विविधता और वन्य जीव का संरक्षण करना है। स्थानीय जो समुदाय एवं ग्राम समितियों की यहाँ पर भागीदारी रहेगी। पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण भी यहाँ पर होगा। ये आस्था वन संरक्षण योजना यह थी। यह राजस्थान के अंदर संचालित है। यहाँ पर जो स्थानीय देवी देवता या पवित्र जो स्थान है, उसके आसपास जो पेड़ पौधे, उनका संरक्षण करना है। इसमें छूट दी गई है, पशुओं को सरा सकते हैं, सूखी लकड़ी यहाँ से इकट्ठी कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जो मना है, प्रतिबंध है, तो वो कटाई पर प्रतिबंध है और शिकार पर प्रतिबंध है। इतना हमें याद रखना है। ओरण और देववन किसे कहते हैं, इस तरह से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ओरण और देववन क्या होता है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट जो बात करें हम, दुनिया के दुनिया के सबसे खुशहाल शहरों में जयपुर, दुनिया के सबसे खुशहाल जो शहर हैं, उन शहरों में जयपुर शामिल हुआ है। जयपुर का स्थान कौन सा है? 6वां स्थान है जयपुर का। 6वें स्थान को याद रखें। ये जो किसने सर्वेक्षण, टाइम आउट के सर्वेक्षण के अनुसार जयपुर को 6वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो टाइम आउट की बात करें, टाइम आउट यह है एक पत्रिका है। टाइम आउट क्या है? एक पत्रिका है। ये पत्रिका क्या करती है? वैश्विक मीडिया और लाइफ स्टाइल पर बात करती है। ये मतलब पत्रिका है, वैश्विक मीडिया और लाइफ स्टाइल पत्रिका है। इसका जो सर्वेक्षण का जो दायरा था, तो इसने दुनिया भर के 150 से अधिक शहरों में सर्वेक्षण किया है। उन शहरों में लगभग 24,000 से अधिक लोगों ने यहाँ पर भाग लिया है। मूल्यांकन के पैमाने देखें तो यहाँ पर सामुदायिक भावना की बात करता है, यानी कि मजबूत सामुदायिक सामुदायिक भावना की बात करते हैं। सांस्कृतिक जीवंतता की बात करते हैं। स्थानीय भोजन, कला, सामाजिक संपर्क की सुगमता, हरित क्षेत्र, समग्र खुशहाली के आधार पर इसकी रैंकिंग प्रदान की जाती है। यह जो नियम है, देश के प्रामाणिकता बनाए रखने के लिए अंतिम शीर्ष 20 सूची में प्रति देश के केवल एक उच्चतम स्कोर वाले शहर को शामिल किया जाता है। यानी कि इंडिया का, पूरे इंडिया की कंट्री की बात करें, हमारे देश की बात करें, तो यहाँ पर पूरे देश में से किसी को चुना गया है? जयपुर को चुना गया है। और टाइम आउट सर्वे के अनुसार, टाइम आउट
जो पत्रिका है उसके अनुसार जयपुर को 6वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस 6वें स्थान को याद रखें, आने वाले समय में एग्जाम में यहाँ से प्रश्न हमको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करें, इसमें शीर्ष 10 खुशहाल देशों की बात करें तो 10 टाइम आउट के अनुसार तो इसमें बात इंग्लैंड पहले स्थान पर है, पनामा सिटी है, उसके बाद में थर्ड नंबर पर है गुआडालाजारा मेक्सिको का है, उसके बाद चौथे नंबर पर है मेलिन कोलंबिया के अंदर ये स्थित है, क्राको पोलैंड 5वें स्थान पर है, 6वें पे जयपुर है, 7वें पे शिकागो है, 8वें पे केप टाउन है और 9वें पे संगाई है और 10वें पे गोतेनबर्ग है। तो हमें याद रखना है टाइम आउट जो पत्रिका है वैश्विक स्तर पर खुशहाली और लाइफ स्टाइल पर काम करते हैं, उसके अनुसार जयपुर को कौन सा स्थान मिला है, तो जयपुर को 6वां स्थान यहाँ पर मिला है। इस 6वें स्थान को याद रखें, किसके अनुसार है, तो टाइम आउट जो पत्रिका है उसके अनुसार जयपुर को 6वां स्थान, इसने 150 से अधिक देशों में, मतलब से अधिक देशों में यहाँ पर क्या किया है, लोगों से संपर्क किया है। टोटल जो सर्वेक्षण लोगों ने किया है वो 24,000 लोगों ने यहाँ पर सर्वेक्षण में भाग लिया है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट बात करें हम, जोधपुरी जो मौसरी है उसको जीआई टैग मिला है। जोधपुर की जो मौसरी है उसको जीआई टैग मिला है। ये हस्तशिल्प का उत्पाद है, हस्तशिल्प से निर्मित जूती हैं यहाँ। ये किस जिले से संबंधित है, जोधपुर राजस्थान से संबंधित है। इसको जीआई टैग कब मिला, तो जुलाई 2026 में मिला है। जीआई टैग की बात करें तो इसके विन जो नियामक जो संस्था होती है जीआई टैग की वो कहाँ स्थित है, तो चेन्नई में स्थित है, याद रखना है। भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री का काम करती है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है चेन्नई के अंदर। जीआई टैग की अवधि 10 वर्षों के लिए दी जाती है। जीआई टैग की जो अवधि रहती है वो कितने वर्षों तक, इसको याद रखें। ऑप्शन वाले जो प्रश्न बनेंगे वहां पर इस तरह से ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो जीआई टैग की 10 वर्षों के लिए इसकी अवधि होती है और इसको 10 वर्षों के बाद में वापस क्या करना पड़ता है, रीन्यू करना पड़ेगा। और भारत में जीआई टैग यानी कि भौगोलिक उपदर्शन जो अधिनियम है 1999 का है। भारत के अंदर जीआई टैग भौगोलिक उपदर्शन का जो अधिनियम है वो 1999 का है और 15 सितंबर 2003 से प्रभावी हुआ। 15 सितंबर 2003 से प्रभावी हुआ, इतना यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट जो बात करें, राजस्थान टेक्सटाइल एवं अप्रैल क्षेत्र में महत्वपूर्ण आंकड़े आए हैं। अभी राजस्थान के टेक्सटाइल एवं अपैरल जो क्षेत्र हैं उसमें महत्वपूर्ण आंकड़े आए हैं, तो इन आंकड़ों को याद रखना है। आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे राजस्थान के, जो महत्वपूर्ण एग्जाम होंगे वहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनेगी। यहाँ से ऊन एवं कपास के बारे में बात की गई है। ऊन एवं कपास के बारे में, तो राजस्थान देश में कुल ऊन उत्पादन में 47% योगदान के साथ प्रथम स्थान पर है। याद रखना है, राजस्थान में ऊन का जो योगदान है वो कितना है, 47% है। और 47% के साथ साथ ये पहले स्थान पर है। जबकि कपास उत्पादन में देश 5वें स्थान पर है। कपास उत्पादन में देश में 5वें स्थान पर है, राजस्थान की बात हो रही है। ठीक है, तो ऊन के मामले में राजस्थान पहले स्थान पर है और कपास के मामले में राजस्थान कौन से स्थान पर है, तो 5वें स्थान पर है। इन दोनों को याद रखें, ऊन के मामले में राजस्थान पहले स्थान पर है और कपास के मामले में राजस्थान 5वें स्थान पर है। निर्यात लक्ष्य की बात करें, राजस्थान टेक्सटाइल एवं अपैरल नीति 2025 के तहत प्रदेश में टेक्सटाइल निर्यात को वर्ष 2030 तक 4 गुना करने का लक्ष्य है। इसमें जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है टेक्सटाइल में एवं अपैरल नीति के अनुसार, तो यहाँ पर 2030 तक क्या करना है, 4 गुना करने का लक्ष्य है। डेडिकेटेड सेल यानी कि नीति के क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तरीय डेडिकेटेड टेक्सटाइल सेल का गठन किया गया है। क्या कहना चाह रहा है कि नीति के क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तरीय डेडिकेटेड टेक्सटाइल सेल का गठन किया गया है। इसमें जो चयनित जो जिले हैं एक्शन एक्शन प्लान के अनुसार, तो यानी कि 7 चैंपियन जिले हैं और 4 एस्पिरेशनल जिले हैं। चैंपियन जिले की बात करें तो अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, कोटा। और एस्पिरेशनल श्रेणी में जो आकांक्षी जो जिले हैं वो कौन से हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर और चूरू। निर्यात डेटा की बात करें तो राज्य का कुल निर्यात 97,171 करोड़ है। 97,171 करोड़ से अधिक था, जिसमें टेक्सटाइल का जो हिस्सा है लगभग 13,500 करोड़ रुपए हैं और कुल निर्यात का 13%
से अधिक हैं। आगामी आयोजन, इसमें आगामी जो टेक्सटाइल संबंधी जो आगामी आयोजन होने वाले हैं, तो अक्टूबर 2026 में राज्य में 2 दिवसीय टेक्सटाइल समिट आयोजन प्रस्ताव है। तो इस पॉइंट को भी याद रखें, अक्टूबर से जो पहले प्रश्न, पहले जो परीक्षाएं होगी उसमें वहां पर संभावना बनेगी। तो अक्टूबर 2026 में राज्य में 2 दिवसीय टेक्सटाइल समिट होने प्रस्तावित हैं। तो हमें क्या क्या याद रखना है? ऊन के अंदर राजस्थान पहले स्थान पर है, कपास में 5वें स्थान पर है। यहाँ पर जो सैन्य जो जिले हुए हैं, 7 चैंपियन जिले हैं, तो इसमें याद रखना है अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जोधपुर और कोटा। उसके बाद 4 एस्पिरेशनल जो जिले हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर और चूरू हैं। नेक्स्ट बात करें निर्वाचन आयोग द्वारा फॉरम सी में संशोधन, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसने फॉरम ए को रिवाइज किया है। क्यों सरसा में है? तो भारत निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नए मतदाता जो पंजीकरण के लिए उपयोग होने वाला फॉरम नंबर 6 में बदलाव किया है। फॉरम नंबर 6 क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो फॉरम नंबर 6 जो भरा जाता है, तो नए जो मतदाता होते हैं उनका पंजीकरण के लिए जो फॉर्म होता है वो 6 नंबर का फॉर्म कहलाता है। इसमें क्या प्रावधान किया गया है? संशोधित फॉर्म में अब आवेदकों को यह विवरण मांगा जाएगा कि उसके माता पिता विशेष गहन पुनरीक्षण, यानी कि एसआईआर का जो कॉन्सेप्ट अभी चला था, एसआईआर में रजिस्ट्रेशन उसका हो रखा है या नहीं हो रखा है, स्पेशल इंसेटिव रिवीजन के तहत आते हैं या नहीं आते हैं। फॉरम नंबर जो 6 है, यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर इंक्लूजन ऑफ एन द इलेक्टोरल रोल के अंदर यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा कि आपके माता पिता विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर के तहत आते हैं या नहीं, हाँ या ना का ऑप्शन है यहाँ पर। तो इस तरह से यह संशोधन किया गया है। इसका जो उद्देश्य याद रखना है, उद्देश्य मतदाता सूची के सत्यापन को अधिक सटीक बनाना है। मतदाता सूची के सत्यापन को अधिक सटीक बनाना है। नेक्स्ट बात करें हम ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 सरसा में क्यों है? हाल ही में जारी वैश्विक रहने योग्य शहरों की सूची में भारतीय शहरों की रैंकिंग स्पष्ट हुई है। जो रहने वाले जो हाल ही में जारी वैश्विक रहने योग्य शहरों की सूची में भारतीय शहरों की रैंकिंग स्पष्ट हुई है। इसमें बात करें भारतीय शहरों की जो रैंकिंग है, नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु के। नई दिल्ली को 120वां स्थान है, मुंबई को 121वां स्थान है, चेन्नई को 123वां स्थान है और बेंगलुरु को 127वां स्थान है। ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स में दिल्ली को कौन सा स्थान प्राप्त है? दिल्ली को 120वां स्थान प्राप्त है, मुंबई को 121वां स्थान प्राप्त है और चेन्नई को 123वां स्थान प्राप्त है। बेंगलुरु को 127वां स्थान प्राप्त है। इन्हें याद रखना है। और वैश्विक स्तर पर बात करें तो कोपनहेगन जो है डेनमार्क के अंदर जो सिटी है, वो दुनिया के सबसे रहने योग्य शहरों के लिए टॉप मोस्ट यानी कि फर्स्ट स्थान पर कौन सा शहर है? तो कोपनहेगन है। और दिल्ली की बात करें तो 120, मुंबई 121, चेन्नई 123 और बेंगलुरु 127 स्थान पर है। नेक्स्ट पर बात करें भारतीय सेना में कार्ल गुस्ताव M4 रॉकेट लॉन्चर की बात हो रही है। सरसा में क्यों है? तो भारतीय सेना अपनी युद्धक क्षमता को बढ़ाने के लिए 450 कार्ल गुस्ताव M4 रॉकेट लॉन्चर को शामिल कर रही है। भारतीय सेना अपनी युद्ध जो क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए 450 कार्ल गुस्ताव M4 के नाम से लॉकेट लॉन्चर को शामिल कर रहे हैं। इसमें विशेषता क्या है? 7 किलोग्राम से कम वजन का ये अत्याधुनिक लॉन्चर है। मतलब इसका जो वजन है इस लॉन्चर रॉकेट लॉन्चर का, वो 7 किलोग्राम से कम का वजन है। ठीक है, कम वजन है। दुश्मन के बंकरों और टैंकों को 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर की दूरी तक सटीकता से नष्ट करने में यह सक्षम है। यह लॉन्चर भारतीय सेना की आधुनिकता और सामरिक शक्ति को और अधिक सुदृढ़ मजबूत करेगा। यह जो लॉन्चर है भारतीय सेना की आधुनिकता और सामरिक जो स्थिति है उसको अधिक मजबूत करेगा। नेक्स्ट बात करें
का इंडी हाट 2026 एवं भारत टेक्स 2026 सरसा में क्यों है? नई दिल्ली के राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय एवं हस्तकला अकादमी में 13 जुलाई 2026 को इंडी हाट 2026 का औपचारिक गठन उद्घाटन यहाँ पर हो चुका है। यानी कि राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय जो है और हस्तकला अकादमी है, वहां पर 13 जुलाई 2026 को इंडी हाट 2026 का औपचारिक उद्घाटन हो चुका है। यहाँ यह आयोजन भारत के सबसे बड़े वैश्विक कपड़ा कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 के साथ आयोजित किया जा रहा है। आयोजन जो स्थल है भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली रहेगा। इसका मुख्य जो उद्देश्य है भारतीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा उत्पादों को वैश्विक मंच प्रदान करना है। इसका जो मुख्य जो उद्देश्य है भारतीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा जो उत्पाद हैं उनको एक वैश्विक मंच प्रदान करना है। यहाँ बात करें इंडी हार्ट की तो ये 10 से 19 जुलाई 2026 तक चलेगा। भारत टेक्स की बात करें तो 14 से 17 जुलाई 2026 के मध्य तक चलेगा। आयोजन का जो उद्देश्य है वोकल फॉर लोकल एवं आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना। तो इसके आयोजन के जो उद्देश्य हैं उसको उद्देश्य को याद रखें, वोकल फॉर लोकल एवं आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना है। तो भारत का इंडी हार्ट एवं भारत टेक्स कार्यक्रम को याद रखें। यह राष्ट्रीय हस्तशिल्प एवं हस्तकला अकादमी में 13 जुलाई 2026 से शुरू हो रहा है और ये भारत के सबसे बड़े वैश्विक कपड़ा कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 के साथ आयोजित किया जा रहा है। और कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट जो बात करें 13 जुलाई की जो खबर है वो पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन यानी कि इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन सरसा में क्यों है? भारत अपने पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। ये देश के स्वच्छ एवं हरित ईंधन यानी कि ग्रीन जो ट्रांसपोर्ट हैं उनके लक्ष्यों की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इसके जो उद्देश्य हैं रेलवे परिवहन में कार्बन उत्सर्जन को शून्य करना है और टिकाऊ ऊर्जा को बढ़ावा देना है। मुख्य विशेषताओं की बात करें तो स्वच्छ ऊर्जा स्रोत हाइड्रोजन ईंधन सेल से संचालित हैं, शून्य कार्बन उत्सर्जन पर पर्यावरण के अनुकूल और प्रदूषण मुक्त रहेगी। अधिक दक्षता यानी कि लंबी दूरी और उच्च क्षमता, भविष्य का परिवहन, आत्मनिर्भर और हरित भारत की ओर एक बड़ा कदम है। हाइड्रोजन की ट्रेन चल जाएगी तो आत्मनिर्भर भारत की ओर एक बड़ा कदम साबित होगा यह। इसकी बात करें तो ये 17 जुलाई को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाई जाएगी। ठीक है, इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी। कहाँ से कहाँ के मध्य ये ट्रेन चलेगी? तो जिंद एक हरियाणा में स्थान है, जिंद हरियाणा से सोनीपत जो हरियाणा के अंदर ही है, सोनीपत यहाँ चलेगी। और इसकी जो दूरी होगी कितनी किलोमीटर लगभग है? तो 90 किलोमीटर लगभग इस ट्रेन की अभी ट्रायल अवस्था में दूरी रखी गई है। इसकी स्पीड की बात करें तो स्पीड रहेगी वो 75 किलोमीटर पर आवर रहेगी। ठीक है, इतना हमें यहाँ पर याद रखना है कि हम जल्दी यहाँ पर ख़त्म करते हैं। आज 13 जुलाई का जो सारा जो करंट के लिए जो महत्वपूर्ण जो सरसाएं थी वो सरसा हमारी पूरी हो चुकी है। तो आप KNIQ एकेडमी को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करते चलें और अपने तैयारी को मजबूत करते चलें। ऐसे ही टॉपिक आगे हैं हर दिन तारीख वाइज आपको करंट में मिलते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।